मैं रामानुज पांडे, प्रवक्ता विधि, आज आप लोगों को दंड प्रक्रिया संहिता में प्रावधानित भरण पोषण से संबंधित प्रावधान पर प्रकाश डालूंगा। आशा है आप लोगों के शिक्षण कार्य में एवं प्रतियोगी परीक्षाओं में ये अधिक लाभप्रद होगा। तो जैसा कि भरण पोषण का प्रावधान दंड प्रक्रिया संहिता में दिया गया है, वह अध्याय 9 की धारा 125 से 128 तक में वर्णित। इसके पीछे जो उद्देश्य है, जो भरण पोषण के अंतर्गत जो CRPC में दिया गया है और इसके पीछे जो उद्देश्य है वह यह है कि भरण पोषण का नैतिक दायित्व गार्जियन पे होता है, अभिभावक पे होता है। अगर पत्नी है तो उसके पति पर होता है, संतान है तो उसके माता पिता पर होता है, और अगर बुजुर्ग माता पिता हैं तो उसके पुत्र पुत्रियों पर उनके भरण पोषण का दायित्व होता है। सामान्यतः देखा जाता है कि एक व्यक्ति अपने ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करता है, इसीलिए दंड प्रक्रिया संहिता में इसको बाध्यकारी बना दिया गया है। और इसको दंड प्रक्रिया संहिता में रखने के पीछे उद्देश्य यह है कि ऐसे लोग जब उपेक्षित होते हैं, लाचार होते हैं, तो उस समाज में तरह तरह की विकृति पैदा करते हैं। साधनों के अभाव में पत्नी अनैतिकता को अपना सकती है, जो संतान है वो चोरी, लूट करने में और अन्य अपराध करने की ओर प्रवृत्त हो सकता है। माता पिता भीख मांगने पर मजबूर हो सकते हैं। तो इस तरीके से इसे दूर करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता में ऐसे प्रावधान दिए गए। शांता और उषा देवी बनाम बीजी शिवानंजप्पा के वाद में उच्चतम न्यायालय ने दंड प्रक्रिया संहिता में भरण पोषण के प्रावधान को देने का उद्देश्य बताते हुए कहा भी है कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 125 सामाजिक विधान का मापक है। यह पत्नी, बच्चों एवं माता पिता के कल्याण के लिए स्थापित किया गया है, इसलिए इसका निर्वचन न्यायालय को उदारता पूर्वक करना चाहिए। सामान्यतः हम देखते हैं कि भरण पोषण का जो प्रावधान है वह दंड प्रक्रिया संहिता में नहीं दिया जाना चाहिए था, क्योंकि यह सिविल प्रकृति का मामला है। इसे दंड प्रक्रिया संहिता में स्थापित करने के पीछे कुछ उद्देश्य रहा है। SS मणिकम बनाम अर्पुथा भवानी राजम के वाद में न्यायालय ने दंड प्रक्रिया संहिता में इसको स्थापित करने के पीछे उद्देश्य को बताते हुए कहा कि दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत भरण पोषण का जो प्रावधान है धारा 125 में, वो दंडात्मक न होकर निवारक है। यानी इसमें जो भरण पोषण देने वाला है उसको दंड देने का उद्देश्य नहीं होता है, बल्कि जो पीड़ित व्यक्ति होता है, जो लाचार व्यक्ति होता है, उसके मजबूरियों का निवारण करना है। इसलिए प्रावधान दिया गया है। इसका उद्देश्य पत्नियों, असहाय बच्चों और निराश्रित माता पिता को आवश्यक अनुतोष प्रदान करना है, जिससे वे अपराध की ओर उन्मुख न हो सके। इसके साथ ही जो दंड प्रक्रिया संहिता का प्रावधान है
धारा 125 में दिया गया है भरण पोषण का प्रावधान, वो धर्मनिरपेक्ष प्रावधान है, यानी कि हर जाति, हर वर्ग, हर धर्म के लोगों को यह प्रावधान, इसका लाभ उपलब्ध है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको 125 का लाभ प्राप्त हो सकता है। बेगम सुबान बनाम A.M. अब्दुल गफूर के वाद में उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया है कि एक मुस्लिम महिला अपने पति द्वारा दूसरी शादी करने पर दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 125 के अंतर्गत भरण पोषण के लिए आवेदन कर सकती है तथा वह चाहे तो अपने पति से अलग भी रह सकती है। तो हम देखते हैं कि भरण पोषण से जो संबंधित प्रावधान है वो केवल दंड प्रक्रिया संहिता में ही नहीं दिया गया है, बल्कि कई ऐसे अधिनियम हैं जो कि भरण पोषण से संबंधित प्रावधानित करते हैं। जैसे कि देखिए, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 में भरण पोषण से संबंधित प्रावधान है। वहीं हिंदू दत्तक एवं भरण पोषण कानून 1950 में के धारा 18 से लेकर 23A तक में भरण पोषण से संबंधित प्रावधान है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 24-25 में भरण पोषण से संबंधित प्रावधान है। घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम 2005 में भी भरण पोषण से संबंधित प्रावधान है। माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम में भी भरण पोषण से संबंधित प्रावधान है। लेकिन हम लोग मूल रूप से दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 125 में जो भरण पोषण दिया गया है उस पर ही विचार करेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 को। तो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 में जो भरण पोषण का प्रावधान किया गया है वो 4 प्रकार के लोगों के लिए किया गया है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि पत्नी को भरण पोषण का प्रावधान किया गया है, 2 प्रकार के संतानों के भरण पोषण का प्रावधान किया गया है, एक अवयस्क संतान और दूसरा वयस्क संतान। तो अवयस्क संतान चाहे वो धर्मज हो या अधर्मज हो, चाहे वह विवाहित हो या न हो, जो अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है, ऐसा अवयस्क संतान भरण पोषण की मांग कर सकता है। वहीं वयस्क संतान चाहे वो धर्मज हो या अधर्मज हो, तथा ऐसे संतान यदि किसी शारीरिक या मानसिक असामान्यता या क्षति के कारण अपना भरण पोषण करने में समर्थ है तो वह भी भरण पोषण की मांग कर सकता है। परंतु ध्यान रहे, वयस्क संतान में वयस्क विवाहित पुत्री शामिल नहीं है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि विवाहित पुत्री चाहे अवयस्क हो चाहे वयस्क हो, उसके भरण पोषण का प्राथमिक दायित्व उसके पति पर होता है। लेकिन अगर पुत्री अवयस्क है तो उसके भरण पोषण का दायित्व उसके पिता पर भी होता है। नंबर 4, पिता या माता, यानी माता पिता भी भरण पोषण की मांग कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि धारा 125 में 4 लोगों का वर्णन है, 4 प्रकार के लोगों का वर्णन है जो कि भरण पोषण की मांग कर सकते हैं। पत्नी, अवयस्क संतान, वयस्क संतान, नंबर 4 माता पिता। तो भरण पोषण के लिए आवेदन कौन कर सकता है, इसके बारे में अब हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले पत्नी भरण पोषण की मांग कर सकती है। पत्नी अपने पति से भरण पोषण की मांग कर सकती है। यहाँ पत्नी शब्द के अंतर्गत ऐसी स्त्री भी शामिल है
जिसके पति ने उससे विवाह विच्छेद कर दिया है। इसे धारा 125 के स्पष्टीकरण 1(ख) में साफ साफ बताया गया है। अगर ऐसी पत्नी ने पुनर्विवाह नहीं किया है और पति उससे विवाह विच्छेद कर लिया है तो भी वो भरण पोषण की मांग कर सकती है। लेकिन भरण पोषण की मांग वही स्त्री कर सकती है, वही पत्नी कर सकती है जिसका विवाह रीति रिवाजों के अनुसार हुआ। अगर कोई स्त्री भले पत्नी की तरह रह रही है, लेकिन अगर उसका विवाह विधिपूर्ण तरीके से नहीं हुआ है तो उसे भरण पोषण की मांग करने का कोई अधिकार नहीं होगा। मोहम्मद बनाम सुलेखा के बाद में कहा गया कि भले ही उसके धर्म के रीतियों के अनुसार विवाह न हुआ, लेकिन अगर ऐसी स्त्री जिसका कि विवाह हुआ है वह अपने विवाह को निम्नलिखित प्रकार से साबित कर सकती है और भरण पोषण की मांग भी कर सकती है। तो क्या क्या साबित करेगी? सबसे पहले पक्षकारों का दूसरे के प्रति स्वीकृति, यानी दोनों एक दूसरे को स्वीकार करते थे पति पत्नी के रूप में। दूसरी बात, विवाह के समय अगर जो साक्षी उपस्थित थे अगर उनका बयान ये है कि हाँ ये दोनों की शादी हुई है तो पति पत्नी माने जाएंगे। तीसरी बात, जो पक्षकार है, विवाह के पक्षकार है, उनका आचरण देखा जाएगा। क्या वे दोनों पति पत्नी की तरह रहते थे? अगर रहते थे तो पति पत्नी माने जाएंगे और पत्नी को भरण पोषण पाने का अधिकार होगा। ऐसे लोगों के विचार जो कि उनके पति पत्नी होने के बारे में विशेष जानकारी रखते हैं, तो ऐसे लोगों के कथन भी, अगर ऐसा कथन हो कि वो पति पत्नी है तो वो पति पत्नी माने जाएंगे। जैसे कि मुस्लिम में आप देख सकते हैं जो मौलवी होते हैं उनको विशेष रूप से पता होता है, वो बाकायदे लिखवाते हैं कि हाँ आप दोनों विवाह को स्वीकार करते हैं। इसी तरीके से हिंदुओं में जो पंडित जी होते हैं उनको भी पता होता है कि किसकी शादी किसके साथ हुई है। अगर ऐसी शादी मंदिर में होती है तो बाकायदे सर्टिफिकेट भी मिलते हैं, तो वहाँ रजिस्टर्ड होता है, वहाँ भी मंदिर के स्टाफ उसको लिखते हैं, तो उनको भी विशेष रूप से पता होता है कि दो लोगों की भी शादी हुई। इसके बाद दिव्यनाथ बनाम राज रानी के बाद में यहाँ के दोनों पक्षकार, इस केस में दोनों पक्षकार रोमन कैथोलिक थे, लेकिन उनका विवाह हिंदू रीति रिवाज से हुआ था, तो ऐसा विवाह वैध विवाह नहीं माना जाएगा और पत्नी को भरण पोषण का अधिकार नहीं होगा। अब अगर पहली पत्नी की जीवित रहते दूसरी पत्नी अगर किसी व्यक्ति की है तो क्या दूसरी पत्नी भरण पोषण की मांग कर सकती है? तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पहली पत्नी के रहते दूसरी पत्नी एक रखैल के समान होती है और वह पत्नी होती ही नहीं, तो दूसरी पत्नी को भरण पोषण पाने का कोई अधिकार नहीं होता है। इसी तरीके से अगर एक पत्नी ने कई शादियां की है तो वह उसी पति से भरण पोषण की मांग कर सकती है जिसके साथ उसकी पहली बार शादी हुई है। वो दूसरी बार जिस पति के साथ शादी हुई है वो पति है ही नहीं, एक तरीके से वो भी रखेल के ही समान है, तो उससे भरण पोषण की मांग नहीं की जा सकती है। केस आया रोहिणी कुमार बनाम नरेंद्र सिंह। इसमें कहा गया कि यदि पति दिव्य विवाह के फलस्वरूप कोई स्त्री अपने घर लाता है तो ऐसी स्थिति में पहली पत्नी अपने पति के साथ रहने से मना भी कर सकती है और वह भरण पोषण की मांग भी
कर सकती है और पति को भरण पोषण देना भी पड़ेगा। अब एक नए तरीके का मामला इस समय चल रहा है, लिव इन रिलेशनशिप। लिव इन रिलेशनशिप होता क्या है, सबसे पहले हम लोगों को ये समझना होगा। तो लिव इन रिलेशनशिप आजकल बड़े बड़े शहरों में और धीरे धीरे छोटे शहरों में भी आ रहा है कि जो युवा पुरुष होते हैं युवा स्त्रियों के साथ बिना वैवाहिक संबंध के साथ पति पत्नी की तरह रहने लगते हैं। कोई शादी नहीं होती है, कोई सिंदूर नहीं लगाता है, लेकिन दोनों एक ही कमरे में पति पत्नी की तरह रहते हैं। तो उनकी शादी नहीं हुई होती है। तो क्या अगर ऐसे में पति पत्नी को साथ रखने से मना कर देता है, तो क्या पत्नी भरण पोषण की मांग कर सकती है? तो जहां तक अगर हम हिंदू विधि की बात करें, तो हिंदू विधि के अंतर्गत ऐसी पत्नी, ऐसी लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली महिला को कोई भी भरण पोषण देने का प्रावधान नहीं। लेकिन अब धीरे धीरे विचार न्यायालयों के बदल रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में उन्हें भरण पोषण का अधिकार मिलने लगा है। अब जैसा कि अपवाद स्वरूप धारा 125 में लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली स्त्रियों को भी भरण पोषण का अधिकार दिया जाने लगा है। केस आया डी बेलुस्वामी बनाम पतचयम्मा। इस केस में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय देते हुए कहा कि लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली महिला को भरण पोषण का तो अधिकार नहीं है, लेकिन ऐसी महिला अगर गुजारा भत्ता पाना चाहती है तो उसे निम्नलिखित बातों को साबित करना होगा। कौन कौन सी बातें अगर लिव इन रिलेशनशिप की महिला साबित कर देती है तो उसे भरण पोषण दिया जाएगा? तो नंबर 1, वे दोनों समाज के सामने पति पत्नी की तरह पेश आते हैं। नंबर 2, दोनों की उम्र शादी करने के योग्य हो, यानी कि लड़के की उम्र 21 वर्ष और लड़की की उम्र 18 वर्ष। नंबर 3, उम्र के अलावे भी वे दोनों शादी करने के योग्य हो, जैसे कोई पागल न हो, कोई विकृत चित्त न हो, यानी सहमति देने में सक्षम हो, तभी वे लिव इन रिलेशनशिप में रह सकते हैं। और नंबर 4, वे अपनी मर्जी से एक दूसरे के साथ पति पत्नी की तरह रह रहे। चरमुनिया बनाम वीरेंद्र कुमार कुशवाहा 2011 का यह मामला है। इसमें न्यायालय ने लिव इन रिलेशनशिप में रहने वालों के भरण पोषण के अधिकार की पुष्टि की और ऐसी पुष्टि उच्चतम न्यायालय द्वारा की गई यह विशेष रूप से मायने रखता है। अब मुस्लिम महिलाओं में भरण पोषण से संबंधित क्या प्रावधान है और क्या धारा 125 मुस्लिम महिलाओं पर लागू होता है, तो इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। उच्चतम न्यायालय प्रारंभ से ही दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 को धर्मनिरपेक्ष मानता है और उसका कहना है कि यह सभी धर्म की स्त्रियों पर समान रूप से लागू होता है और सभी स्त्रियों को ये रिलीफ प्रदान करता है। लेकिन 1985 में एक वाद आया मोहम्मद अहमद खान बनाम शाहबानो बेगम। इस वाद में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि दंपत्ति चाहे हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी हो, धारा 125 सभी पर समान रूप से लागू होता है। धारा 125 का मुस्लिम व्यक्तिगत विधि से यानी पारिवारिक विधि से कोई विरोध नहीं है, क्योंकि धारा 125 सभी व्यक्तिगत विधियों से सर्वोपरि है, क्योंकि ये रिलीफ देने वाला प्रावधान है और विशेषकर महिलाओं को रिलीफ देने वाला प्रावधान है। तो इसलिए कोई पारिवारिक विधि का इससे कोई विरोध नहीं है और यह सभी पारिवारिक विधियों
सबसे उच्चतर प्रावधान है और ये सभी को समान रूप से प्राप्त है। ये मोहम्मद अहमद खान बनाम शाहबानो बेगम के बाद में 1985 में निर्णय दिया गया। उच्चतम न्यायालय का यह निर्णय दिया गया, उसके तुरंत पश्चात ही राजीव गांधी की सरकार, कांग्रेस की सरकार थी, और राजीव गांधी की सरकार ने राजनीतिक लाभ लेने के लिए एक नया अधिनियम बनाया और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को ओवररूल किया, और वह अधिनियम था मुस्लिम स्त्री विवाह विच्छेद पर अधिकार संरक्षण अधिनियम 1986। और इस अधिनियम में साफ साफ कर दिया गया कि मुस्लिम पुरुष केवल मुस्लिम महिला को इद्दत काल तक ही भरण पोषण देने के लिए बाध्य है। यही नहीं, उस्मान खान बनाम हलीमुन्निसा बेगम 1990 के बाद में यह अभी निर्धारित भी किया गया कि मुस्लिम स्त्री विवाह विच्छेद पर अधिकार संरक्षण अधिनियम 1986 के पारित होने के पश्चात दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 125 मुस्लिम स्त्रियों पर लागू नहीं होता है। लेकिन उच्चतम न्यायालय लगातार बाकी के जजमेंटों में मुस्लिम महिला को 125 का लाभ देता रहा और मुस्लिम महिलाओं को भरण पोषण तब तक देता रहा जब तक कि वे पुनर्विवाह नहीं कर लेती। आगे केस आया डेनियल लतीफी बनाम भारत संघ 2001 में ये मामला आया था, और उच्चतम न्यायालय ने मुस्लिम महिला के भरण पोषण के अधिकार को मान्यता दिया। धारा 125 का प्रावधान लागू करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुस्लिम महिला केवल इद्दत की अवधि तक ही भरण पोषण पाने की अधिकारी अपने पति से नहीं है, बल्कि वह तब तक भरण पोषण प्राप्त करेगी जब तक वह पुनः विवाह नहीं कर लेती है। इसके बाद 2017 में सायरा बानो बनाम भारत संघ का मामला आया। यही केस है जिसमें कि तिहरे तलाक को अवैधानिक घोषित किया गया। तो सायरा बानो बनाम भारत संघ के मामले में भी उच्चतम न्यायालय ने डेनियल लतीफी में दिए गए जजमेंट की पुष्टि की, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 मुस्लिम महिलाओं पर भी लागू है। अब स्त्री के बाद, पत्नी के बाद संतान की बारी आती है, नंबर 2। तो दंड प्रक्रिया संहिता में संतान शब्द को कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है। धारा 125 में संतान शब्द में पुत्र और पुत्री, चाहे वे धर्मज हो चाहे अधर्मज हो, दोनों आते हैं। तो धर्मज या अधर्मज अवयस्क संतान भी भरण पोषण पाने का अधिकारी होता है। धर्मज या अधर्मज अवयस्क संतान अपने पिता से भरण पोषण पाने का अधिकारी होता है। यदि ऐसे संतान की उम्र 18 वर्ष से कम हो तो वह अपने पिता से भरण पोषण की मांग कर सकता है। ऐसी संतान, चाहे पुत्र हो या पुत्री हो, अगर अपना भरण पोषण करने में स्वयं असमर्थ है तो न्यायालय से आवेदन कर सकता है कि उसे पिता द्वारा भरण पोषण दिया जाए। अब अगर अवयस्क पुत्री का विवाह हो चुका है तो अपने पति से भरण पोषण प्राप्त करेगी, लेकिन अगर पति के पास पर्याप्त साधन नहीं है तो उसके पिता को न्यायालय द्वारा आदेश दिया जा सकता है कि तब तक वह भरण पोषण प्रदान करे जब तक कि वह पुत्री वयस्क नहीं हो जाती। दशरथ बनाम श्रीमती गुड्डी 2003 का मामला है। इसमें न्यायालय ने निर्णय करते हुए कहा कि मुस्लिम लड़की भी अपने पिता से वयस्क होने तक भरण पोषण प्राप्त करने की अधिकारी है।
इसमें भी संतान चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे पारसी हो, संतान भी 125 का लाभ ले सकती है और यह प्रावधान पूर्णतः धर्मनिरपेक्ष है। अब अविवाहित वयस्क पुत्री या वयस्क पुत्र, तो अविवाहित वयस्क पुत्री या वयस्क पुत्र भी कुछ खास परिस्थितियों में भरण पोषण प्राप्त कर सकते हैं। यानी 18 वर्ष की उम्र से ज्यादा के अविवाहित वयस्क पुत्र या पुत्री भरण पोषण की मांग कर सकते हैं यदि वे शारीरिक या मानसिक रूप से असामान्यता या क्षति के कारण अपना भरण पोषण करने में असमर्थ हो, तो पिता से भरण पोषण की मांग कर सकते हैं। अब नंबर 4, पिता या माता। तो यदि पिता या माता अपना भरण पोषण करने में असमर्थ हो तो अपनी संतान से भरण पोषण की मांग न्यायालय के माध्यम से कर सकते हैं। माता शब्द में यहाँ सौतेली माता भी शामिल है, परंतु कुछ न्यायालयों में आपसी मतभेद है। कुछ मानते हैं कि इसमें सौतेली माता शामिल नहीं है और कुछ न्यायालय मानते हैं कि सौतेली माता भी माता शब्द में शामिल है। तो जैसा कि रामबाई बनाम दिनेश के बाद में महाराष्ट्र उच्च न्यायालय, रेवालाल बनाम कमलाबाई के बाद में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय और सरजू प्रसाद बनाम श्रीमती दमयंती के बाद में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इस बात को माना कि माता शब्द में सौतेली माता भी शामिल। वहीं हरबीन बनाम रजक भाई के बाद में गुजरात उच्च न्यायालय और चितई बेवा बनाम लक्ष्मीधर जेना के बाद में उड़ीसा उच्च न्यायालय ने माना कि धारा 125 में जो माता शब्द दिया गया है उसमें सौतेली माता शामिल नहीं। अब हम बताएंगे कि भरण पोषण के लिए आवेदन किसके विरुद्ध होगा। तो सबसे पहला नंबर है पत्नी। पत्नी किसके विरुद्ध भरण पोषण के लिए आवेदन करेगी? तो पत्नी अपने पति के विरुद्ध भरण पोषण के लिए आवेदन करेगी। वयस्क पत्नी केवल अपने पति से ही भरण पोषण पाने की अधिकारी होती है। अगर पत्नी अवयस्क है और पति के पास पर्याप्त साधन नहीं है तो जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं कि वह अपने पिता से भी भरण पोषण की मांग कर सकती है। नंबर 2, संतान चाहे अवयस्क हो चाहे वयस्क हो, वह अपने पिता के विरुद्ध भरण पोषण की मांग कर सकता है। इसमें जो धारा 125 में शब्द दिया गया है अपने पिता, हिज फादर, तो हिज फादर से तात्पर्य केवल एक पुत्र के लिए नहीं वर्णित किया गया, क्योंकि सामान्यतः हम लोग ये सोचते हैं कि हिज फादर मतलब हिज का प्रयोग पुरुष के लिए होता है और हर फादर कहा जाए तो महिला के लिए। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि साधारण उपखंड अधिनियम 1897 की धारा 13 में साफ साफ कहा गया है कि अगर पुल्लिंग शब्दों का वर्णन किया जाता है तो उसमें स्त्रीलिंग शब्द भी शामिल होता है। अब माता पिता भरण पोषण का आवेदन किसके विरुद्ध करेंगे? तो जाहिर सी बात है माता पिता अपने भरण पोषण की मांग अपने पुत्र या पुत्री से करेंगे। एक केस आया विजय मनोहर अरवट बनाम काशीराव 1986 का वाद है। इसमें न्यायालय ने निर्णय करते हुए कहा कि केवल पुत्र पर ही अपने माता पिता के भरण पोषण का दायित्व तो नहीं है, पुत्री पर भी अपने पिता के भरण पोषण का दायित्व होता है। यदि पुत्री विवाहित है तब भी उस पर उसके पिता के भरण पोषण का दायित्व होता है, वह अपने दायित्व से मुंह नहीं मोड़ सकती। अब भरण पोषण
मांगने का आधार क्या है, किन आधारों पर भरण पोषण की मांग की जाएगी। तो भरण पोषण मांगने के निम्नलिखित आधार है। नंबर 1, जिस व्यक्ति पर भरण पोषण का दायित्व हो वह भरण पोषण करने से इनकार करता है, यानी वो भरण पोषण देने में उपेक्षा कर रहा है और भरण पोषण जब मांगा जा रहा है तो इनकार कर रहा है। नंबर 2, जिससे वो भरण पोषण की मांग की जाती है उसके पास पर्याप्त साधन, अब उसके पास पर्याप्त साधन ही नहीं रहेगा तो भरण पोषण कैसे करेगा। लेकिन धनी राम बनाम राम देई के बाद में न्यायालय ने निर्णय करते हुए कहा कि अगर एक व्यक्ति शारीरिक रूप से स्वस्थ है तथा उसके शरीर में किसी प्रकार की कमी नहीं, यानी वो अपंग न हो, लूला लंगड़ा न हो, तो वह सक्षम व्यक्ति माना जाएगा और वह साधन संपन्न माना जाएगा, वो भरण पोषण में करने में सक्षम माना जाएगा। नंबर 3, जो व्यक्ति भरण पोषण की मांग कर रहा हो अपना भरण पोषण करने में स्वयं असमर्थ, तभी वो भरण पोषण की मांग कर सकता है। नंबर 4, यदि ऐसा आवेदन करता पत्नी है, अगर पत्नी भरण पोषण की मांग करती है तो धारा 125(4) में कुछ परिस्थितियां बताई गई हैं जिसमें वह भरण पोषण की मांग नहीं कर सकती। तो पत्नी निम्नलिखित परिस्थितियों में भरण पोषण की मांग नहीं कर सकती है। नंबर 1, यदि पत्नी जार कर्म करती हो या व्यभिचार में रहती हो तो ऐसी परिस्थिति में पत्नी भरण पोषण की मांग नहीं कर सकती। नैसम्मा बनाम मैनुएल हेनरी के बाद में न्यायालय ने कहा कि जार कर्म करने से तात्पर्य ये नहीं है कि पत्नी एक बार किसी के साथ शारीरिक संबंध बना ली तो जार कर्म हो गया या 2 बार बना ली तो जार कर्म हो गया। जार कर्म निरंतर चलने वाला कार्य है, तो अगर वो निरंतर चल रहा है तभी वो भरण पोषण की मांग नहीं कर सकती। अगर बाई द वे 1-2 बार किसी के साथ उसके शारीरिक संबंध बन गए तो इसे जार कर्म नहीं कहा जाएगा। नंबर 2, वह अपने पति से अगर आपसी समझौते के अंतर्गत अलग रह रही है तो भरण पोषण की मांग नहीं कर सकती। नंबर 3, अगर बिना किसी पर्याप्त कारण के वह अपने पति के साथ रहने से इनकार करती है तो भी वह भरण पोषण की मांग नहीं कर सकती। अब यदि पति कोई रखेल रखता हो तो पत्नी साथ रहने से इनकार कर सकती है, उचित माना गया है। अगर कोई मुस्लिम हो जिसे कि एक से अधिक विवाह करने का अधिकार प्राप्त होता है तो अगर वो दूसरी पत्नी लाता है तो पहली पत्नी अलग रह सकती है और वह पति से भरण पोषण की मांग कर सकती है। जूलियट बसंथा बनाम एंटोनी मरिमुथ के बाद में कहा गया कि अगर पति एवं सास के निर्दयतापूर्ण व्यवहार के कारण पत्नी साथ रहने से इनकार करती है तो यह उचित है और पत्नी भरण पोषण की मांग कर सकती है। अब भरण पोषण का आवेदन, तो भरण पोषण का जो आवेदन है वो सामान्य रूप से क्या होता है दंड प्रक्रिया संहिता में कि जिसके द्वारा वाद लाया जाता है वो अभियोजन पक्ष होता है और दूसरा पक्षकार अभियुक्त होता है। लेकिन जहां तक भरण पोषण के मामले में जो बात की जाती है तो भरण पोषण का आवेदन प्राइवेट कंप्लेंट की तरह लाया जाता है और इसमें आवेदन लाने वाला व्यक्ति अभियोजन नहीं होता है, उसे पिटिशनर कहा जाता है यानी याचिकाकर्ता कहा जाता है और दूसरा पक्षकार अभियुक्त नहीं होता है, उसे प्रत्यर्थी या रिस्पोंडेंट कहा जाता है और वह अभियुक्त कदापि नहीं कहा जाता है क्योंकि वो अभियुक्त नहीं होता है, बस वो भरण पोषण
देने का जो कर्तव्य है वो पूरा नहीं करता, न्यायालय द्वारा उस कर्तव्य को पूरा कराया जाता है। भरण पोषण का जो आवेदन है वो प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष लाया जाता है। तो जैसा कि हम लोग देखते हैं कि भरण पोषण के लिए आवेदन हम लोग प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष लाते हैं। अब धारा 126 में प्रक्रिया बताई गई है कि भरण पोषण का आवेदन कहाँ लाया जाए। तो भरण पोषण के लिए आवेदन, अगर किसी व्यक्ति के विरुद्ध भरण पोषण का आवेदन लाया जाता है तो वह भरण पोषण का आवेदन जहां वह व्यक्ति रह रहा है जिसके विरुद्ध लाया जाता है वहां लाया जा सकता है, या जहां वह या उसकी पत्नी निवास करती है वहां लाया जा सकता है, यानी पति जहां रह रहा है या जहां पत्नी रह रही है। अगर दोनों अलग अलग रह रहे हैं तो पत्नी कहीं भी भरण पोषण का आवेदन कर सकती है, चाहे पति के यहाँ चाहे अपने जहाँ रह रही है वहां कर सकती है। या नंबर 3, जहां वह व्यक्ति जिसके विरुद्ध भरण पोषण का आवेदन लाया जाता है अंतिम बार अपनी पत्नी के साथ, या अगर अधर्मज संतान है तो उसकी माता के साथ वो अंतिम बार निवास किया है, तो वहां भी भरण पोषण का वाद लाया जा सकता है। अब मुस्मात जागीर कौर बनाम जसवंत सिंह के वाद में कहा गया कि जहां वह है शब्द से तथ्य पर उस स्थान से जहां वह याचिकाकर्ता आवेदन करने की तारीख पे आया हुआ है, चाहे वह अचानक ही क्यों ना आया हो, वहां भी पत्नी भरण पोषण का आवेदन कर सकती है। मान लीजिए दिल्ली में रहने वाला आदमी अगर लखनऊ में आया है और उसी दिन उसकी पत्नी लखनऊ में भरण पोषण का आवेदन कर देती है तो यह भी उचित माना गया। मुस्मात जागीर कौर बनाम जसवंत सिंह के मामले में गंगा शरण बनाम शकुंतला देवी के बाद में न्यायालय ने कहा कि सौतेली माता भी भरण पोषण के लिए कार्यवाही उस जिले के न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने कर सकती है जिस जिले में वह निवास करती है। यानी सौतेली माता भी किसी भी क्षेत्र में निवास करे, भले वो अपने पुत्र के साथ न रहती हो, सौतेले पुत्र के साथ वो भरण पोषण का आवेदन जहाँ रहती है वहां ही कर सकती है। अब भरण पोषण के आवेदन की सुनवाई की प्रक्रिया क्या है, तो इसे धारा 126(2) में बताया गया है। भरण पोषण के मामले में जो सुनवाई होगी उसमें समन मामले में जो प्रक्रिया अपनाई जाती है वही प्रक्रिया अपनाई जाएगी। सबसे पहले समन मामले में होता क्या है कि जब प्रत्यार्थी यानी जो आवेदन किया है वह आवेदन करता है तो दूसरे पक्षकार से, जो कि प्रत्यार्थी है जिससे कि भरण पोषण की मांग की गई है, उससे न्यायालय पूछता है क्या आप स्वीकार करते हैं जो आपके विरुद्ध भरण पोषण की मांग की गई है, क्या आप इसे स्वीकार करते हैं। यदि वह उसे स्वीकार करता है तो न्यायालय तुरंत का तुरंत बिना किसी कार्रवाई के उसे भरण पोषण देने का आदेश देता है। परंतु यदि वह स्वीकार नहीं करता है, वो कहता है नहीं हमने कोई गलती नहीं की है तो हम भरण पोषण क्यों देंगे, तो अगर वह ऐसा करता है तो उससे साक्ष्य लिया जाएगा, आप साबित करिए कि आपने कोई गलती नहीं किया है। और जिस समय आवेदन करने वाले व्यक्ति से साक्ष्य लिया जाता है उस समय दूसरे व्यक्ति को जिससे भरण पोषण की मांग की जाती है उसका उपस्थित रहना सामान्यतः अनिवार्य होता है, लेकिन अगर वह नहीं उपस्थित है तो न्यायालय उसके वकील को भी उपस्थित रहने की अनुमति दे सकता है। सुरेंद्रनाथ चक्रवर्ती बनाम निवेदा चक्रवर्ती के बाद में न्यायालय ने कहा कि किसी पक्षकार के आवेदन पर मामला
स्थगित भी किया जा सकता है, तथा अगर न्यायालय को उचित लगता है तो न्यायालय किसी पक्षकार को मामले की कार्यवाही से संबंधित खर्चा भी दिला सकता है। अब एक पक्षीय कार्यवाही भी इसमें होती है, इसे धारा 126(2) में बताया गया। तो एक पक्षीय कार्यवाही कब होती है? जबकि भरण पोषण की मांग करने वाला व्यक्ति न्यायालय से आवेदन करता है और न्यायालय समन के द्वारा उस व्यक्ति को जिससे कि भरण पोषण की मांग की जा रही है उसको समन भेजता है, और समन भेजने के बाद भी वह न्यायालय में उपस्थित नहीं होता। तो मजिस्ट्रेट क्या करेगा? जिसने आवेदन दिया है उसके साक्ष्य को लेने के बाद अगर उसे उचित लगता है तो वह भरण पोषण का अंतिम आदेश पारित कर सकता है। और मजिस्ट्रेट को सबसे बड़ी बात कि उसका कारण लिखने की भी जरूरत नहीं होती। वो बिना कारण लिखे कि उसने ऐसा क्यों किया, कारण लिखना जरूरी नहीं होता है, वो एक पक्षीय कार्यवाही कर सकता है। अगर एक पक्षीय कार्यवाही के अंतर्गत आदेश दे दिया गया है और भरण पोषण देने वाला व्यक्ति जो है प्रत्यार्थी 3 महीने के अंदर न्यायालय से प्रार्थना करता है कि कोई उचित कारण था जिसके कारण वो समन के अंतर्गत न्यायालय में उपस्थित नहीं हो पाया, तो न्यायालय को अगर लगता है कि उचित कारण बता रहा है तो ऐसी परिस्थिति में न्यायालय एक पक्षीय कार्यवाही के अंतर्गत जो आदेश दिया गया उसको रद्द कर सकता है और दूसरे पक्षकार को जैसा उचित समझे खर्च दिलाने का शर्त भी लगा सकता है और फिर से कार्यवाही को प्रारंभ कर सकता है। अंतरिम भरण पोषण, इसके बारे में प्रावधान धारा 125(2) में दिया गया है। तो अंतरिम भरण पोषण से संबंधित प्रावधान पहले दंड प्रक्रिया संहिता में नहीं थे, इसे दंड प्रक्रिया संशोधन अधिनियम 2001 में जोड़ा गया। इसके अंतर्गत कार्यवाही चलते रहने के दौरान दूसरे पक्षकार को जो कि भरण पोषण की मांग करता है उसे रिलीफ प्रदान किया जाता है। जैसे मान लीजिए अगर पत्नी है अपने पति से भरण पोषण की मांग करती है तो पहले से ही उसके पास खर्चे नहीं होते हैं, पैसे नहीं होते हैं, तो मामले की कार्यवाही को आगे कैसे बढ़ा सकती है? तो वो न्यायालय के द्वारा अंतरिम भरण पोषण के अंतर्गत जब तक न्यायालय में मामला चलता रहता है तब तक पति से अंतरिम भरण पोषण पत्नी को दिलाया जाता रहता है ताकि वो अपने मामले को, अपनी कार्यवाही को आगे बढ़ा सके और अपना जीवन यापन भी अच्छे तरीके से कर ले। तो ऐसा प्रावधान 2001 में जोड़ा गया और मजिस्ट्रेट अगर उचित समझे तो भरण पोषण की मांग करने वाले को अंतरिम भरण पोषण देने का आदेश दे सकता है। अगर अंतरिम भरण पोषण के लिए आवेदन किया गया तो आवेदन की सूचना की तामील उस व्यक्ति पर जिससे कि अंतरिम भरण पोषण की मांग की जाती है, सूचना की तामील हो जाने के 60 दिन के भीतर इस मामले का निपटारा कर दिया जाता है, यानी भरण पोषण दिला दिया जाता है। अब भरण पोषण हेतु मजिस्ट्रेट का जो अंतिम आदेश होता है, तो भरण पोषण का आवेदन अगर किया गया है तो मजिस्ट्रेट अंतिम आदेश देगा। मामले की सुनवाई के पश्चात भरण पोषण का अंतिम आदेश देगा। वह दूसरे पक्षकार को जिसको कि भरण पोषण देना है उसको आदेश दे सकता है कि वह आवेदन करने वाले व्यक्ति को हर महीने एक भत्ता प्रदान करे। पहले यह भत्ता अधिकतम 500 रुपये ही था, यानी 500 रुपये से अधिक न्यायालय मासिक भत्ता नहीं दे सकता था, लेकिन 2001 में संशोधन कर दिया गया और 500 रुपये की जो सीमा है उसको समाप्त कर दिया गया। अब न्यायालय जितना चाहे उतना मासिक भत्ता तय कर सकता है।
दूसरी बात, अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि आवेदन करता जो कि भरण पोषण की मांग कर रहा है उसकी बात सही नहीं है, तो वह उस आवेदन पत्र को रद्द भी कर सकता है। तीसरी बात, अगर मजिस्ट्रेट भरण पोषण की कार्यवाही में अंतिम आदेश देता है और उसे लगता है कि किसी पक्षकार को खर्च दिलाना चाहिए, तो खर्च भी किसी पक्षकार को दिला सकता है। सामान्यतः उसी पक्षकार को खर्च दिलाया जाता है जो कि मामले को जीत जाता है। यानी कि अगर पत्नी है, भरण पोषण की मांग करती है और न्यायालय को उचित लगता है भरण पोषण देना चाहिए, तो खर्चा भी दिलवाया जा सकता है। इसके बाद जिस पक्षकार के पक्ष में निर्णय दिया जाता है उस पक्षकार को या उसके संरक्षक को आदेश की एक प्रति मजिस्ट्रेट द्वारा निःशुल्क रूप से दी जाती है। इसके साथ ही भरण पोषण की राशि निर्धारित करते समय न्यायालय निम्नलिखित परिस्थितियों पर ध्यान जरूर देता है। यानी कौन कौन सी परिस्थितियां जिस पर न्यायालय ध्यान देता है, तो भरण पोषण देने वाले की औसत आय क्या है। जो देने वाले पता चले 5,000 रुपया कमा रहे हैं और 10,000 भरण पोषण निश्चित कर दिया गया, तो कहाँ से दे पाएगा। तो भरण पोषण देने वाले की औसत आय को ध्यान में रखा जाता है। इसके बाद जो भरण पोषण दे रहा है उस पर और कितने लोग आश्रित हैं इसका भी ध्यान दिया जाता है। केवल पत्नी ही तो होती नहीं है, बाकी और लोग आश्रित होते हैं, जैसे बूढ़े माँ बाप को। तो इन सब चीजों का भी ध्यान दिया जाता है। इसके बाद नंबर 3 ये भी ध्यान दिया जाता है कि पत्नी के जीवन का स्तर क्या है, किस स्तर का जीवन निर्वाह उसको चाहिए, किस स्तर का खर्च चाहिए, इसे भी ध्यान में रखा जाता है। अब भगवान दत्त बनाम कमला देवी के बाद में कहा गया कि यदि पत्नी के पास पर्याप्त आय है तथा वो अपना भरण पोषण खुद करने में सक्षम है, तो भरण पोषण पाने का जो उसका पति के विरुद्ध अधिकार है वो कोई एकाधिकार नहीं है। वो अपने खर्चे से भरण पोषण प्राप्त करेगी, उसे भरण पोषण पति से पाने की कोई जरूरत नहीं होगी। अब धारा 125(5) के अंतर्गत अगर मजिस्ट्रेट ने भरण पोषण निर्धारित कर दिया है, तो मजिस्ट्रेट निम्नलिखित बातों के होने पर भरण पोषण के आदेश को रद्द कर सकता है। कब रद्द कर सकता है 125(5) के अंतर्गत? जब पत्नी जारता की दशा में रह रही हो। नंबर 2, जब पत्नी पर्याप्त कारण के बिना पति के साथ रहने से इनकार करती है। नंबर 3, जब पति पत्नी पारस्परिक सहमति से पृथक रह रहे हो, अलग रह रहे हो, तो न्यायालय भरण पोषण के आदेश को रद्द कर सकता है, समाप्त कर सकता है। इसके बाद धारा 127 भरण पोषण के का जो आदेश है उसके भत्ते में परिवर्तन भी न्यायालय द्वारा किया जा सकता है। तो अगर मान लीजिए कि न्यायालय द्वारा 500 रुपये हर महीने देने की बात की गई है कि पति पत्नी को 500 रुपये हर महीने देगा, तो क्या 500 रुपये में परिवर्तन भी किया जा सकता है? क्या वो 1000 भी हो सकता है या 300 भी हो सकता है? हाँ, हो सकता है, कुछ परिस्थितियों में हो सकता है। जबकि भत्ता देने वाले व्यक्ति की स्थिति में परिवर्तन हो गया। मान लीजिए वो 5,000 कमाता हो, वो इसके बाद वो 50,000 कमाने लगे, तो जो भरण पोषण की राशि है उसमें परिवर्तन हो सकता है। या वो 50,000 कमाता हो और एकाएक कोई परिस्थिति हो जाए कि वो 5,000 कमाने लगे, तो भरण पोषण की राशि कम की जा सकती है। नंबर 2, यदि कीमतें, बाजार की जो कीमतें हैं, सामान की कीमतें हैं, बहुत ज्यादा बढ़ गई हो या कम हो गई हो, तो भी भत्ते में परिवर्तन किया जा सकता है। नंबर 3, अगर भरण पोषण का आदेश 125 के अंतर्गत दे दिया गया है और सिविल न्यायालय द्वारा, सक्षम सिविल न्यायालय द्वारा
कोई निर्णय दिया जाता है और उस निर्णय के आधार पर अगर धारा 125 के अंतर्गत दिए गए भत्ते में परिवर्तन करना आवश्यक हो तो 125 के अंतर्गत दिए गए भत्ते में परिवर्तन किया जा सकता है। अब धारा 128 भरण पोषण के आदेश का प्रवर्तन, यानी भरण पोषण के आदेश को लागू कैसे कराया जाएगा। तो भरण पोषण के आदेश के अंतर्गत जो राशि निश्चित की जाएगी, जो भत्ता निश्चित किया जाएगा, उसे जुर्माना की तरह, अगर वो व्यक्ति नहीं देता है, देने से मना करता है, तो जुर्माना की तरह या ऋण की तरह, शुद्ध राशि की तरह लिया जा सकता है और उसके लिए न्यायालय वारंट भी जारी कर सकता है। यही नहीं, ये जो आदेश दिया गया है भरण पोषण का, अगर ऐसा व्यक्ति जिसको भरण पोषण देने का आदेश दिया गया है 1 वर्ष तक भरण पोषण नहीं देता है, तो जिसको भरण पोषण मिलना है वह 1 वर्ष के भीतर न्यायालय से यह आवेदन कर सकता है कि न्यायालय उसे भरण पोषण दिलाए। अगर 1 वर्ष के बाद वो भरण पोषण की मांग आवेदन न्यायालय से करता है तो न्यायालय केवल 1 वर्ष के भीतर का ही भरण पोषण दिलवा सकता है, उसके बाकी के समय का भरण पोषण वो नहीं दिलवा सकता है। इसलिए जो भरण पोषण की मांग करे उसका एक कर्तव्य है कि वो 1 वर्ष के भीतर ही अगर 1 वर्ष तक दूसरा व्यक्ति भरण पोषण नहीं देता है, जैसे मान लीजिए 2 साल तक दिया और 2 साल के बाद अगला जो तीसरा साल है वो पूरा साल नहीं दिया, तो पूरे साल का इंतजार नहीं करना चाहिए। 6 महीने तक नहीं देता है, न्यायालय से आवेदन करिए तो न्यायालय उस साल का भरण पोषण दिलवा देगा। अब पता चले कि 3 साल हो गया और आपने आवेदन नहीं किया, तीसरे साल में आवेदन किया, तो ध्यान रहे न्यायालय केवल तीसरे साल का भरण पोषण दिलवाएगा, पीछे के 2 सालों का भरण पोषण भत्ता न्यायालय नहीं दिलवाएगा। इसके साथ ही अगर ऐसा आवेदन जो कि न्यायालय से पत्नी की ओर से किया गया है और पति न्यायालय से कहता है कि हम पत्नी को साथ में रखेंगे, उसका भरण पोषण करेंगे, तो अगर पति समुचित रूप से उसका भरण पोषण करने के लिए तैयार है और पत्नी साथ रहने से इनकार करे, तो न्यायालय ऐसे भरण पोषण के भत्ते को पाने के लिए जो आवेदन किया गया है उसका पालन नहीं कराएगा, क्योंकि उसमें पति की कोई गलती नहीं होती है। पति उसके भरण पोषण को करने के लिए तैयार होता है, तो पत्नी को चाहिए कि वो पति के साथ रहे और भरण पोषण प्राप्त करे। केस आया सुबानो बनाम A.M. अब्दुल गफूर के बाद में न्यायालय ने कहा कि यदि मुस्लिम पति अपने धर्म के अनुसार 1 से अधिक निकाह करे तथा पति अपनी पहली पत्नी के साथ उस पत्नी को रखने का प्रस्ताव करे, तो यह सद्भाव पूर्वक नहीं माना जाएगा कि आप एक साथ दोनों पत्नियों को रखें, वो पत्नी अलग रहकर भरण पोषण के भत्ते की मांग कर सकती है। अब एक मामला आता है कि अगर मान लीजिए कि पत्नी पति के साथ कुछ दिन रहती है और रहने के बाद फिर पति से अलग हो जाती है, तो क्या जो पहले भरण पोषण का आदेश दिया गया था वो पति के साथ रहते ही समाप्त हो गया या वह फिर से जीवित हो जाएगा? तो यहाँ न्यायालयों में परस्पर मतभेद है। श्रीमती फूलबासी बनाम राज्य के बाद में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने माना कि ऐसा आदेश समाप्त नहीं होता है, बल्कि जब तक पत्नी अपने पति के साथ रहती है वह आदेश निलंबित रहता है और पति को
भरण पोषण का भत्ता देने के लिए नहीं कहा जाता है, ये आदेश निलंबित रहता है। अब जब वो पति से फिर से हट जाती है तो फिर से वो आदेश चालू हो जाता है और पति को भरण पोषण का भत्ता देना होता है। वहीं पेरू देवी उमाल अमाल बनाम अमावसिकन के बाद में मद्रास उच्च न्यायालय ने निर्णित करते हुए कहा कि यदि पत्नी पति के साथ रहने लगे तो वह आदेश समाप्त हो जाता है। इसके साथ ही अब भरण पोषण के आदेश के प्रवर्तन का ढंग क्या है, तो जिस तरीके से जुर्माना वसूल किया जाता है उसी तरीके से भरण पोषण भत्ता भी वसूल किया जाता है। जुर्माना वसूल करने की तरह इसमें कार्रवाई होती है। मजिस्ट्रेट उसी प्रकार की कार्रवाई कर सकता है जैसे कि जुर्माना वसूल करना हो। वह जंगम संपत्ति यानी चल संपत्ति को कुर्क कर सकता है, नीलाम कर सकता है, वारंट जारी कर सकता है। अगर बाई द वे पति की मृत्यु भी हो जाए तो उसकी मृत्यु तक का बकाया राशि उसकी संपत्ति से कुर्क की जा सकती है। वहीं कारावास का दंड भी दिया जा सकता है। ऐसे व्यक्ति को मजिस्ट्रेट प्रत्येक माह या उसके किसी भाग के भत्ते के लिए 1 माह तक के कारावास का दंड भी दे सकता है। अगर मान लीजिए कि कारावास चल रहा है, उसी बीच उसके पति द्वारा या जो भरण पोषण देने वाला है उसके द्वारा वो भत्ता दे दिया जाता है तो उसी दिन कारावास की सजा से वो मुक्त हो जाता है, छोड़ दिया जाता है। और ऐसा कारावास सादा या कठोर दोनों हो सकता है, इस बात का भी ध्यान रखना है। अब भरण पोषण का जो आदेश है इसको लागू कराने के लिए हम लोग आवेदन किसके पास देंगे, यानी जो भरण पोषण का आदेश दिया जाता है उसको लागू कराने के लिए किसके पास आदेश दिया जाएगा, तो उस मजिस्ट्रेट को उस मजिस्ट्रेट को आवेदन दिया जाएगा जिसके द्वारा भरण पोषण देने का आदेश दिया गया है, पारित किया गया। इसके साथ ही अगर जिस व्यक्ति की स्थानीय अधिकारिता में, जिस मजिस्ट्रेट की स्थानीय अधिकारिता में वह व्यक्ति है जिससे कि भरण पोषण का भत्ता वसूल करना है, तो उसके न्यायालय में भी ऐसा आवेदन दिया जा सकता है। जैसे कि मान लीजिए कि दिल्ली का व्यक्ति है और वो लखनऊ में रह रहा है, दिल्ली के न्यायालय ने भरण पोषण भत्ता देने के लिए आदेश दिया है और वह व्यक्ति लखनऊ में रह रहा है, तो लखनऊ के मजिस्ट्रेट को भी, जिसको अधिकारिता प्राप्त है, उसको भी ऐसे आदेश को प्रवर्तित कराने या लागू कराने के लिए आवेदन दिया जा सकता है। तो हमें पूरा विश्वास है कि भरण पोषण दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 से संबंधित जो प्रावधान या जो संपूर्ण अध्ययन हमने किया, यह आपके लिए काफी लाभकारी होगा। धन्यवाद। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।